नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम आपकी जो आगामी एग्ज़ाम है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इसमें विश्व के भूगोल में कुछ टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम सभी लाइव क्लासेस के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे नोट्स भी बनाएंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। सभी सामने ध्यान दें साथियों। ये ज़रूर है कि जितने भी टॉपिक हैं मैंने आरएस एग्ज़ाम में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, तो मेरा जो खुद का मैटर है और किस प्रकार से डिलीवर किया जाए ताकि हम नोट्स इस प्रकार से बनाएं बहुत अच्छे से याद हो सके, मैं मेरा खुद का मैटर अच्छे से डिटेल में ऐड करके आप सभी के सामने पेश करूंगा। अपने सिलेबस को थोड़ा सा हम देखें। सिलेबस में देखो साथियों, पहला टॉपिक है पृथ्वी। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। इसलिए पहले टॉपिक में हम दोनों प्रकार की गति पढ़ेंगे, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें? पृथ्वी के प्रभाव। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि दिन और रात का बनना कौन सी गति के कारण होता है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना कौन सी गति के कारण। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस भी लेंगे और इसी के हिसाब से पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि दिन रात का बनना तो घूर्णन गति के कारण और दिन रात का छोटा बड़ा होना परिक्रमण गति के कारण। उसके बाद में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। साथियों, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई रेखाएं नहीं है। हमने भूगोलवेताओं ने, वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के हिसाब से दो प्रकार की रेखाएं खींचा है। लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड कहलाती हैं, लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो हम अक्षांश और देशांतर को पूरा करेंगे। साथ में मैं मानता हूँ आगामी एग्जाम में एक टॉपिक से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है समय मापन। कौन सा टॉपिक है? समय मापन। अब ये टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर छिपा हुआ है कि टाइम कैसे निकालते हैं, और टाइम कौन सी रेखाओं से निकालते हैं, वो हैं देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के बारे में हम चर्चा करें। वायुमंडल वास्तव में पृथ्वी के धरातल से ऊपर लगभग 500 से 1000 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। उस वायुमंडल का सबसे पहले क्या देखेंगे? संगठन, उसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में परतें कितनी है? 5। विंड्स देखेंगे, कंप्लीट 3 प्रकार की विंड्स हैं। और लास्ट में वायुमंडल का संचरण देख लेंगे हम साथियों, संचरण। इस प्रकार से इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे साथियों हम महासागर। हम जानते हैं कि 5 महासागर हैं। महासागरों में एक टॉपिक है ज्वार भाटा, टाइड एंड इब। पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और पानी का पुनः नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इस प्रकार से टॉपिक को पूरा करेंगे। धाराएं देखेंगे, गर्म और ठंडी धाराएं, जल और थल का वितरण, छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं, खाड़ी हैं, जल संधि हैं, ये सभी इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। लास्ट में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है आपके, संसार में प्रमुख वनस्पति और प्रमुख वन्य जीव। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगले 8-10 दिन में लाइव क्लास के माध्यम से इन सभी टॉपिकों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ेंगे, याद भी करेंगे और क्वेश्चन फॉर्मेट भी देखेंगे। आइए साथियों, हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गतियों से। पहला टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, सॉरी साथियों, ये आपकी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में गति पढ़ेंगे। गति कहते किसे हैं? गति साथियों है स्थान में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन। मैं यदि एक जगह खड़ा हूं
तो किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो गति नहीं हो रही है। और मैं अपने अक्ष पर भी घूम सकता हूँ और चारों तरफ भी चक्कर लगा सकता हूँ। इस प्रकार से इसको बोलेंगे क्या, गतियाँ। पृथ्वी एक प्लेनेट है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लेनेट हैं, उनमें से एक पृथ्वी भी है। लेकिन ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। इसका मतलब पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है। कितने प्रकार की गति है? 2 प्रकार की। एक तो है साथियों कौन सी, घूर्णन, जिसको हम रोटेशन भी कहते हैं, रोटेशन। उसके बाद में एक है परिक्रमण, परिक्रमण, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं साथियों? रिवोल्यूशन। साथियों ध्यान दें दोबारा से, पृथ्वी की गतियां, स्थान में परिवर्तन या पृथ्वी में परिवर्तनी क्या है, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तनी क्या है, पृथ्वी की गतियां। 2 प्रकार की गति है। एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, कितने दिन में घूमती है, ये हम देखेंगे बाद में। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि घूर्णन क्या है। घूर्णन है साथियों अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी घूमती है साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर। यही एग्जाम में पूछने की संभावना है। पृथ्वी का घूर्णन कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये कैसे याद रखें? हम जानते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल के बीच में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने ये देखा है कि सूर्य रोजाना पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है हमारे को, वास्तव में चल नहीं रहा। चल रही है पृथ्वी किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इस वजह से हमारे को सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है। इसको दैनिक जीवन के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। किसी ट्रेन में, किसी बड़ी बस में हम सफर कर रहे हैं, जैसे ट्रेन बस चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। हम बाहर खिड़की से देखते हैं तो बाहर की चीजें हमें उल्टी चलती हुई दिखाई देती हैं। तो यही बात यहाँ पर है, पृथ्वी वास्तव में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर और सूर्य हमें दिखाई देता है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए। बताओ साथियों कि पृथ्वी का घूर्णन या रोटेशन किसे कहते हैं? कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। और ये कौन सी डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब बात कर लेते हैं परिक्रमण की, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। कि बीच में तो सूर्य है, आपके बीच में तो क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, देखो कुछ शब्दों का खेल है इसमें, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण, जिसको रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इस बात को मैं नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने लिखा, एक तरफ तो लिखा घूर्णन, इसको कहते हैं रोटेशन। एक तरफ लिखा परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। ये 2 गति हैं। पहली गति कौन सी है, घूर्णन गति। दूसरी गति है परिक्रमण गति। अब देखो, देखें डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये मेन एक्सिस है, 0 डिग्री देशांतर है, मान लिया 0 डिग्री देशांतर बीच में है। और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। बताओ साथियों, देखें इसका लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है ये तो। अब इसमें से परिभाषा में से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन निकालेगा यहाँ से कि कौन सी डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब बात करते हैं परिक्रमण की। हम जानते हैं कि बीच में सूर्य है, सूर्य चलता हुआ दिखता है लेकिन चलता नहीं है, बीच में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे दीर्घ वर्ताकार कक्षा है, गोलाकार कक्षा नहीं है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा है। इस कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, अपनी ही कक्षा में, अपनी ही कक्षा इसलिए बोल रहा हूं, सभी के सभी ग्रह, 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी स्वयं की कक्षा में ही चक्करें लगाते हैं। जानो तो 2006 से पहले 9 ग्रह थे, एक प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो क्या काम करता था? सबसे लास्ट में जो वरुण ग्रह है उसकी कक्षा को क्रॉस करता था, बीच में से काट करके जाता था, इसलिए उसको ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया। इस वजह से वर्तमान में 8 ग्रह हैं। भी मैंने लिखा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में, अपनी ही कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार, परीक्षा में पूछता है ये, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना, चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। अब इस डेफिनेशन में से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेगा, साथियों निकालेगा कौन सी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रह की गति के बारे में जोहान्स केपलर ने 3 नियम दिए थे, जर्मनी के रहने वाले थे, कि जितने भी ये ग्रह हैं जो गति करते हैं उनके बारे में 3 नियम प्रतिपादन किया। पहला नियम था कक्षाओं का नियम। पहला नियम कौन सा है साथियों? कक्षाओं का नियम। वो यही कहता है सभी ग्रह कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। क्लियर है? यहां तक हमने डेफिनेशन लिखा। बताओ देखिए पृथ्वी में कितने प्रकार की गति है? 2 प्रकार की, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। बताओ रोटेशन की परिभाषा बोलना एक बार मेरे साथ में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, ये याद रह जाएगा क्योंकि सूर्य घूमता है, दिखता है हमें पूर्व से पश्चिम, इसलिए पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व, इसको घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी का अपनी ही, सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार, मतलब ये गोलाकार कक्षा नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार है, यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे दूरी ज्यादा है। ये केपलर का दूसरा नियम है, क्षेत्रीय चाल का नियम, कि पृथ्वी एक बार नजदीक चली जाती है और एक बार दूर चली जाती है, ऐसी कक्षा को क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, इसको परिक्रमण कहते हैं। इस घूर्णन का एक और शब्द मिलता है, कई बार घूर्णन की जगह वो लिख देगा परिभ्रमण, परिभ्रमण। परिक्रमण तो रिवॉल्यूशन है, लेकिन परिभ्रमण घूर्णन गति का ही दूसरा नाम है। क्लियर है साथियों? और देख लेते हैं, देखें इसके बारे में और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसी को, स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे, दोनों गतियों को एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं इसका टाइम, कितना टाइम लगता है घूर्णन गति में। हम जानते हैं लगभग 1 दिन, लगभग 1 दिन लगता है। 1 दिन की जगह मैं लिख सकता हूँ या 24 घंटे लगते हैं, या फिर 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, या फिर आपसे कंपटीशन में सही आंकड़े भी पहुंच सकता है कि 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट और 4 सेकेंड। बताओ देंगे साथियों, सही डाटा तो क्या है हमारे पास? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, या फिर कह सकता हूं कि 24 घंटे, या फिर कह सकते हैं कि 1 दिन। इसलिए इस गति का एक और नाम है साथियों,
दैनिक गति। बताओ दैनिक गति किसको बोलते हैं? घूर्णन गति को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि घूर्णन गति का औसत टाइम पीरियड है लगभग 1 दिन का। अब बात करते हैं परिक्रमण गति का टाइम। परिक्रमण गति का टाइम है लगभग 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष है। या फिर हमारे पास टाइम है 365 सही 1/4, 4 दिन। अब जनरली हम ये पढ़ते हैं 365 सही 1/4 दिन। एक बार एग्जाम में 365.25 दिन लिख दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक एक फैक्चुअल डाटा पे ध्यान देना है हमें। 365.25 दिन, एक ही बात है। अब इसकी की तरह सही मिनट्स में बताओ, सेकंड्स में बताओ, इसकी बात भी कर लेते हैं हम। इसकी बात करें साथियों, या फिर 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, उसके बाद में है 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और 46 सेकंड। ये है सही कैलकुलेशन। ये है कि पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। यहाँ पर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये लगभग 1 दिन में है, ये लगभग 1 वर्ष में है। इसलिए इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वार्षिक गति भी कहते हैं। अब बताओ परिक्रमण, रिवॉल्यूशन का एक और नाम मिल गया वार्षिक गति, और घूर्णन, रोटेशन का एक और नाम मिल गया, कौन सा है? दैनिक गति। क्या बोलते हैं इसको? दैनिक गति भी कहते हैं। यहां तक हमने 2 पॉइंट देखा कि पृथ्वी में 2 प्रकार की गति, दोनों की हमने क्या देख लिया? डेफिनेशन। दोनों का क्या देख लिया? टाइम पीरियड। सही है साथियों। ये भी बता दिया कि घूर्णन तो कौन सी डायरेक्शन में? पश्चिम से पूर्व। और रोटेशन, सॉरी रिवॉल्यूशन देखें, रिवॉल्यूशन है साथियों कौन से कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? और क्वेश्चन जो बनेगा साथियों, अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा प्रभाव। इसके प्रभाव बताइए आप। क्या पूछ सकता है? इसके प्रभाव पूछेगा। पहले तो आप हमें बताओ घूर्णन गति के क्या प्रभाव हैं, क्या रिजल्ट हैं। सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपके सामने, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दिन रात का बनना, दिन रात का बनना। दिन रात क्यों बनते हैं? कौन सी गति के कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। क्योंकि पृथ्वी घूमती है। देखो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य अपनी जगह पर है। सूर्य हमेशा प्रकाश डालता है। पूरे सौर मंडल में एनर्जी का, प्रकाश का एकमात्र सोर्स सूर्य ही है। जैसे रात को चांदनी आपको दिखती है, हमें क्या लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है, बाकी वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश किसका है? सूर्य का है। इसका मतलब पूरे सौर मंडल में सभी ग्रह और उपग्रह कहां से प्रकाश प्राप्त करते हैं? सूर्य से। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर गिरता है वहां तो रहेगा दिन, और पीछे की तरफ क्या रहती है? रात। इसका मतलब दिन और रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा वहां तो दिन, और पीछे की तरफ के हिस्से में क्या रहेगी? रात। लेकिन प्रश्न बनता है दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना, ये कौन सी गति के कारण है? ये परिक्रमण गति के कारण है। कैसे? अभी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम, इसको समझने में बहुत जरूरी रहेगा हमारे लिए। कि बीच में तो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब इसको एक बार में पृथ्वी का बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी की कक्षा बना लेते हैं हम पहले।
कि हमें समझना है परिक्रमण गति। तो देखो साथियों, ये है परिक्रमण गति, मतलब ये दूरी तो क्या है इसकी, कम है, ये दूरी क्या है इसकी, ज़्यादा है, दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है। पास में आएगा, पास में आएगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, सही है, गर्मी ज़्यादा लगेगी तो ग्रीष्म ऋतु बन जाएगी, सही है, और दिन बड़ा हो जाएगा, दूर चलेंगे तो दिन छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो परिक्रमण गति है, इसी के रिजल्ट स्वरूप कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं कि दिन रात का छोटा बड़ा होना। क्लियर। और अगला प्रभाव बताओ, देखें अगला प्रभाव अभी हमने देखा कि पृथ्वी से बाहर की चीजें हमें उल्टी चलते हुए दिखाई देती हैं, सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है। इसका उदाहरण लिया हमने ट्रेन का, बड़े व्हीकल में, ट्रेन में, बस में हम चलेंगे, बाहर की चीजें हमें उल्टी चलते हुए दिखाई देती हैं, तो इसमें मैं लिख सकता हूं घूर्णन गति के प्रभाव के कारण अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य खगोलीय पिंडों का पूर्व से पश्चिम की ओर चलना कौन सी गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। दिन और रात का बनना घूर्णन गति के कारण, लेकिन दिन और रात का छोटा बड़ा होना परिक्रमण गति के कारण। यहाँ पे प्रभाव देखें कि इसके और भी प्रभाव देखें, मौसम, मौसम या फिर ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतु का जो परिवर्तन है, चेंजेज है, वो कौन सी गति के कारण है, परिक्रमण गति के कारण, रिवोल्यूशन के कारण है। पास में आएगी तो गर्मी लगेगी, दूर चलेंगे तो सर्दी लगेगी। जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में सीधा जब चमकता है तो हमारे दिन क्या हो जाएगा, छोटा। ये चेंजेस किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण। एक और प्रभाव है, एक और प्रभाव है, और मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है पवन, विंड्स। देखो हवा और पवन में क्या अंतर है, एयर और विंड्स में क्या अंतर है। एयर तो स्थिर है, अपनी जगह पे स्थिर है, और विंड्स गतिशील है। हवाओं का चलना ही पवन कहलाता है, सही है। पवन स्पष्ट रूप से सिलेबस में दिया हुआ है, और पवनों के बारे में जब भी हम शुरुआत करेंगे तो एक वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे, कोरियोलिस, जी कोरियोलिस। कोरियोलिस ने यह बताया था कि पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, उसकी सतह के ऊपर एक बल की उत्पत्ति होती है, एक फोर्स की उत्पत्ति होती है। उस फोर्स का नाम दिया कोरियोलिस बल। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के धरातल पर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। वो बल क्या काम करता है, पवनों की दिशा को मोड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इस बात का भी जिक्र करेंगे। तो घूर्णन गति का पहला प्रभाव तो हमने देख लिया, पहला प्रभाव तो क्या है, दिन रात का बनना। दूसरा प्रभाव पूर्व से पश्चिम की ओर दिखना। तीसरा प्रभाव यह है कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कौन सी गति के कारण होती है, कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। और ये कोरियोलिस बल क्या काम करता है, पवनों की दिशा को मोड़ता है। ये पवनों की दिशा को मोड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसको हम डिटेल में पवनों में पढ़ लेंगे। तो तीन प्रभाव कौन सी गति के हैं, घूर्णन गति के। बाकी सभी प्रभाव हम किस में पढ़ेंगे, परिक्रमण गति में। जैसे कर्क रेखा, कभी नाम सुना होगा, जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा उस समय हम पढ़ेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा कोई अक्षांश नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको, कैसे नहीं है उसका हम चर्चा करेंगे उस बिंदु में। तो कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से आ गई, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है साथियों। इस पृथ्वी के ऊपर किसका प्रकाश गिरता है,
सूर्य का प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी के ऊपर हमने दो ही प्रकार की रेखाएं खींचा था, एक तो अक्षांश और एक है देशांतर। लेकिन प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के सापेक्ष था। कितने डिग्री के सापेक्ष था? 1 डिग्री के सापेक्ष। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमने बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश बना लिया। ऊपर 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 करते करते हमने 90 डिग्री अक्षांश तक तो ऊपर की ओर खींच दिया। और 90 कहाँ पे खींच दिया हमने? दक्षिण की ओर खींच दिया। सही है। अब बताओ, हमने सभी रेखाएं 1-1 डिग्री के सापेक्ष खींचा है। और कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 कैसे आ गया? आधा डिग्री क्यों आया? आधा डिग्री इसलिए आया साथियों, सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है ज्यादातर समय तो 0 डिग्री पर है। और 6 महीने सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में, और 6 महीने सूर्य का प्रकाश कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इसको मैं डायग्राम में लिखता हूँ कि मान लिया सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है 0 डिग्री पर, 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, 6 महीने ही प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है सीधा। अब जैसे 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश रहता है 0 डिग्री पर, फिक्स है डेट 21 मार्च को। और हमें यह भी पता है कि 21 मार्च को दिन और रात है बराबर होते हैं। मार्च के बाद में भारत देश यहाँ पर है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारे गर्मी शुरू हो जाती है। इसका मतलब मार्च महीने के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चलना शुरू हो जाता है। जैसे चलते हैं, देखते हैं एक बार। अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध के सबसे उत्तरी बिंदु तक पहुंच जाता है, उससे ऊपर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। जून के बाद में जुलाई वापस नीचे की तरफ आएगा, 0 डिग्री की तरफ आएगा। अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश पर गिरता है। कहां पर गिरता है? 0 डिग्री अक्षांश पर। वापस से 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सितंबर के बाद में हमारे भारत में या उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होना शुरू हो जाते हैं। रीजन कि सूर्य किधर चला गया? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के सबसे अंतिम बिंदु तक चला गया। इससे नीचे कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं चमकता है। इसका मतलब यहाँ सूर्य चला गया इस तारीख को, फिर दिसंबर के बाद में वापस से जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से सूर्य 6 महीने तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इस बात को समझना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। हाँ साथियों, इस डायग्राम से हम ये समझे कि सूर्य का प्रकाश 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। और ये डेट हमने देख लिया और हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। उत्तरी गोलार्ध में ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस बिंदु तक सूर्य का प्रकाश गिरता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस बिंदु तक सूर्य का प्रकाश गिरता है। फिर हमने चेक करने का प्रयास किया कि यहाँ पे कौन सा अक्षांश है। अक्षांश जानते ही हैं, 1, 2, 3, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24। 23 के बाद में डायरेक्ट कौन सा आ गया?
24, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के सापेक्ष है। 23.5 तो कुछ है ही नहीं। फिर हम 23.5 क्यों पढ़ना शुरू कर दिया? इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया कि सूर्य का प्रकाश ना तो 23 डिग्री पे रुकता है ना 24 डिग्री पे जाता है, दोनों के बीच में रहता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए उस लाइन का नाम दे दिया हमने क्या? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे देखा तो नीचे भी 23 और 24 के बीच में 23.5 पर है, नीचे भी 23.5 डिग्री पर है, इसलिए इसका नाम दे दिया क्या? मकर रेखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये डायग्राम इसलिए समझाया मैंने, ये पृथ्वी की गतियों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने वाला। इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे अभी आगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण कौन सी गति के कारण हो रहा है? परिक्रमण गति के कारण हो रहा है, रिवोल्यूशन के कारण हो रहा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश गिरता है उत्तरी गोलार्ध में, जहां तक गिरेगा उस रेखा का नाम कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में जहां तक गिरेगा उस रेखा का नाम मकर रेखा है। यही बात कर रहा था कि परिक्रमण गति का अगला प्रभाव क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण। सही है साथियों। और बात करें, और भी कुछ प्रभाव हैं, जैसे संक्रांति का बनना, संक्रांति का बनना, ठीक है, क्या होता है इसको बताऊंगा मैं अभी। विषुव का बनना, विषुव का बनना, इसको भी हम देखेंगे। विषुव का बनना, इसको मैं समझा दूं छोटा सा बात इसी को टॉपिक से जोड़ करके, कि सूर्य का प्रकाश एक साल में 2 बार तो विषुवत रेखा पे गिरता है। कौन कौन सी तारीखों? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसलिए विषुवत रेखा पर गिरता है विषुवत रेखा, इसलिए उस स्थिति को बोलते हैं विषुव। अभी मैंने लिखा है क्या? विषुव का बनना। इसका मतलब परिक्रमण गति के कारण सूर्य का प्रकाश एक साल में 2 बार विषुवत रेखा पर गिरता है, इसलिए उसको विषुव कहते हैं। और 2 बार, एक बार उत्तरी गोलार्ध में, एक बार दक्षिणी गोलार्ध में, अंतिम बिंदु तक गिरता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा पर गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? संक्रांति कहते हैं। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ये बात हो गई। उसके बाद में 6 महीने ध्रुवों पर दिन होना, 6 महीने रात होना, ये भी किसके कारण हो रहा है? परिक्रमण गति के कारण। ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 महीने की ही रात का होना किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। तो ये साथियों, अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन मीन्स रोटेशन, परिक्रमण रिवॉल्यूशन। घूर्णन का एक और नाम है परिभ्रमण। बताओ घूर्णन की परिभाषा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा, कौन सी कक्षा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। बताओ देखें, इसका टाइम बताओ। लगभग 1 दिन, लगभग 1 वर्ष, इसलिए दैनिक गति कहते हैं, इसलिए वार्षिक गति कहते हैं। 24 घंटे, सही आंकड़े आपसे पूछे तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसमें 365 सही 1/4 दिन, 365.25 दिन। सही डाटा पूछे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। अब बताओ तो घूर्णन गति के 3 प्रभाव हैं, तीनों को एक साथ बोल दो। दिन रात का बनना घूर्णन गति के कारण, अन्य खगोलीय पिंडों का पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखना घूर्णन गति के कारण, और धरातल के ऊपर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। और जो कोरियोलिस बल क्या काम करेगा? पवनों की दिशा को मोड़ता है। सही है। उसके बाद में देखते हैं परिक्रमण गति के प्रभाव। परिक्रमण गति के प्रभाव एक तो यह है साथियों कि दिन रात का छोटा बड़ा होना,
मौसम और ऋतु परिवर्तन होना, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण, उसके बाद में संक्रांति का बनना, उसके बाद में विषुव का बनना, उसके बाद में ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होना। ध्रुवों पर कैसे, हमने देखा कि सूर्य 6 महीने तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात रहेगी। सही है साथियों। इस प्रकार से इस टॉपिक का बेसिक हमने देख लिया, प्रश्न क्या क्या बनेंगे उसको हमने देख लिया। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ाएं, इस टॉपिक को वहां तक पढ़ें कि जहां तक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें एक और है, इसका प्रभाव उपसौर अपसौर का बनना। एक और प्रभाव है क्या, उपसौर अपसौर का बनना, परीक्षा में पूछा हुआ है। ये किसके कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण। अब मैं उपसौर अपसौर को समझा देता हूं, विषुव को समझा देता हूं और संक्रांति को समझा देता हूं। इसका मतलब मैं परिक्रमण गति को और डिटेल में पढ़ा रहा हूं। पहले बता रहा हूं मैं उपसौर और अपसौर, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक तरफ तो क्या लिखा मैंने, उपसौर, एक तरफ क्या लिखा, अपसौर। ये दोनों स्थिति किसके कारण बनती है, परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति के कारण कैसे, देखो मैं इसके डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये आपकी पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी यहाँ पर है, मतलब ये नजदीक दूरी है। सही है। ऐसा एक डायग्राम इधर बनाता हूं मैं, इधर तो ले रहा हूं मैं क्या, सूर्य बीच में, ये आपका सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चलते चलते यहां पहुंच गई। ये दोनों फोटो एक जैसे ही हैं, लेकिन जरूर इन दोनों में कोई ना कोई परिवर्तन है। एक बार पृथ्वी नजदीक आती है और एक बार पृथ्वी दूर चली जाती है। नजदीक आने की स्थिति को बोलते हैं उपसौर और दूर जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर। कैसे याद करें, दोनों ही शब्द एक जैसे हैं साथियों, इनको ऐसे याद करेंगे। उपशब्द, ये जो उपशब्द है ये अप है, ये तो है पेरीहेलियन, इंग्लिश वर्ड है। ये है आपका अपहेलियन। उपशब्द किसके लगता है, छोटा के लिए लगता है। ये सरपंच बड़ा होता है, उप सरपंच छोटा है। मुख्यमंत्री बड़ा होता है, उप मुख्यमंत्री छोटा होता है। इसलिए कम दूरी या छोटा होने को क्या बोलते हैं, उपे। अधिक को क्या बोलेंगे, अपे। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर। न्यूनतम दूरी कितनी, यहां पर है अधिकतम दूरी, यहां पे अधिकतम दूरी, इसको अपसौर बोलते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, और उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर से दूरी कम हो जाएगी और यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। साथियों यहाँ पर दूरी कम होकर यहाँ पर दूरी हो जाती है 14.75 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। यहाँ पर दूरी बढ़ जाती है 15.26 करोड़ किलोमीटर। सही है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन क्या बनेगा, हमने याद कर लिया, उप का मतलब छोटा होता है, अप का मतलब बड़ा होता है। तो कम दूरी को उपसौर, अधिक दूरी को अपसौर। लेकिन परीक्षा में पूछता है आपसे डेट, ये तो होता है साथियों 3 तारीख को, और इसकी डेट आपसे पूछे, इसकी डेट क्या आएगी, 4। कम के लिए कम, अधिक के लिए अधिक, 3 और 4। इसमें तो महीना आएगा साथियों 3 जनवरी,
पहले जनवरी का महीना आएगा, उसके बाद में इसमें है 4 जुलाई। इस प्रकार से अपना टॉपिक पूरा होता है। कौन सा? उपसौर और अपसौर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ उपसौर पेरिहेलियन किसे कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी 15 करोड़ से कम हो जाएगी, 14.75 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, और इसकी तारीख पूछेगा आपसे 3 जनवरी। बताओ अपसौर किसे कहेंगे? अपहेलियन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 15 करोड़ से ज़्यादा, 15.26 करोड़, डेट है 4 जुलाई। क्लियर है साथियों? चलें, ये तो हो गया उपसौर अपसौर। अब पढ़ लेते हैं क्या? विषु, इक्विनॉक्स, विषु, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। विषु को थोड़ा सा पढ़ें तो विषुवत रेखा पर सूर्य का गिरना ही विषु कहलाता है। बताओ विषु किसे कहेंगे? जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे सीधा गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? विषु। विषु भी दो हैं कि सूर्य का प्रकाश कितनी बार गिरता है? 2 बार गिरता है। बताओ देखें, विषु, इक्विनॉक्स, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कहाँ पर गिरता है? विषुवत रेखा पर गिरता है, विषुवत रेखा पर गिरता है। विषुवत रेखा पर देखते हैं, देखें एक बार, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर बीचों बीच में एक रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा है। इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश अभी मैंने समझाया था, 6 महीने तो उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश साथियों रहता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। उसके बाद में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, और उसके बाद में 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। ये डेट है 23 सितंबर को। इसका मतलब विषु कहेंगे किसे? जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे गिरता है तो 2 बार गिरता है, तो विषु भी कितने हो गए? 2 हो गए। 21 मार्च को होता है बसंत विषु। बताओ साथियों कौन सा विषु होता है यहाँ पे? बसंत विषु। और 23 सितंबर को कौन सा होता है? शरद विषु। शरद विषु। 2 विषु हो गए। अब इसकी डेफिनेशन तो बहुत इजी है। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर गिरता है और तारीख है 21 मार्च, उसको क्या बोलते हैं? बसंत विषु। और इस समय ऋतु कौन सी रहेगी? ऋतु रहेगी बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु रहती है? बसंत ऋतु रहती है। और क्या पूछ सकता है? सूर्य कहाँ पर गिरता है? सूर्य 0 डिग्री पर गिरता है, विषुवत रेखा पर गिरता है। और इसकी डेट आपसे पूछे, डेट मैंने बता दिया कौन सी है, 21 मार्च को। और बताओ देखें इसके बारे में और क्या पूछ सकता है? इस स्थिति में दिन और रात बताओ देखें, दिन और रात, दिन और रात तो बराबर रहेंगे। इस सूर्य का प्रकाश कहाँ पर है? 0 डिग्री पर है, इसलिए दिन और रात क्या रहेंगे? बराबर। अब बताओ बसंत विषु के बारे में, कौन सी तारीख को? 21 मार्च को। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में। कब? जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर गिरता है। और बसंत विषु को दिन और रात बराबर रहेंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बीचों बीच में है। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी दिन और रात तो क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। दिन और रात क्या रहेंगे? बराबर। शरद विषु को भी बराबर रहेंगे। बताओ डेट, डेट तो बता दो। 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। उसके बाद में क्या देखेंगे? सूर्य, सूर्य हमने देख लिया कहाँ पर है? 0 डिग्री पर या फिर विषुवत रेखा पर। और ऋतु पूछे तो ऋतु नाम में ही लिखा हुआ है, कौन सी है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। अब तक हमने 4 डेट याद कर लिया कि 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर, 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। क्लियर साथियों? इसके बाद में हम देख लेते हैं संक्रांति। आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है क्या? संक्रांति, सोलिस्टिक। ये क्या होता है? संक्रांति 2 हैं, करक संक्रांति और मकर संक्रांति। एक तो करक संक्रांति है और मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वो नहीं है जो आप पतंग उड़ाते हैं, ज्योग्राफी का अलग से टर्म्स है। इसमें है 2 हैं, एक तो कौन सी है? करक संक्रांति, करक संक्रांति होती है।
और एक कौन सी होती है? मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति तो किसको बोलेंगे? जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, रेखा पर। और यहाँ पे सूर्य कहाँ रहेगा? मकर रेखा पर रहेगा, मकर रेखा पर रहेगा। ये जो डेट है साथियों, ये डेट आती है 21 जून को। कौन सी डेट को आती है ये? 21 जून को। और इसकी जो डेट है मकर संक्रांति की, वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। इसमें आपसे ऋतु पूछे, बताओ देखिए जून के महीने में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। और इसमें आपसे ऋतु पूछे, बताओ देंगे दिसंबर में कौन सी ऋतु रहती है? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। और लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा 21 जून को दिन और रात की स्थिति बताओ देंगे। दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। हमारे उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा रहता है? 21 जून। क्योंकि 21 जून को सूर्य सबसे ऊपर है, कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन तो सबसे छोटा हो जाएगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। इसलिए हमारे पास 6 डेट प्राप्त हो गई। 6 डेट कौन कौन सी? 3 जनवरी उपसोर, 4 जुलाई अपसोर, 21 मार्च बसंत विषु, 23 सितंबर शरद विषु, 21 जून कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर मकर संक्रांति। इनको मिलान करवा सकता है। एक लास्ट का फैक्ट और बता सकता हूँ कि 21 जून को विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है? 21 जून को ही विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी चर्चा मैंने किया आप सभी के सामने। पहले मैंने समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर भी 90 डिग्री अक्षांश है, नीचे भी 90 डिग्री अक्षांश है। सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है। बीचों बीच में रहेगा तो 2 तारीख हैं, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। उसको तो विषु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषु। और बीच में सूर्य रहेगा तो दिन और रात बराबर। लेकिन 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा और पूरे ग्लोब का फोटो देखें, ज्यादातर देश विकसित राष्ट्र उत्तरी गोलार्ध में ही है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को रहेगा? 21 जून को। ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में है, सभी देशों में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को रहेगा? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून है, इसलिए विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियां हमने पढ़ा, इसके प्रभाव भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? अक्षांश और देशांतर। धन्यवाद।